Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of May 2021. तो 13 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फ्रेंड्स बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड जस्ट 1,50,000 सब्सक्राइबर्स। 1.5 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए। सो दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, है ना। फॉर मी दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर, and this has been possible because of you people only. And I hope you people will keep loving us, keep sharing us as you have done till now. तो अगर आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो यू कैन लाइक दैट फ्रॉम योर साइड एंड यू कैन शेयर दैट फ्रॉम योर साइड, है ना। दिस इज ऑल वी वांट, है ना। सो लेट्स मेक ए रूल हेयर। 1 पर्सन 1 लाइक का रूल हम बना लेते हैं, जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड है ना, वैसे 1 पर्सन 1 लाइक का रहेगा। लेट्स सी कि हम कितने लाइक्स ले पाते हैं। सो दैट विल बी फ्रॉम योर साइड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ द डे टुडे। आज के क्वेश्चंस देखते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली वाज एनविसाज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान बनाया? ये मैंने न्यूज़ बताई थी आपको। ऑप्शंस आर ए नीति आयोग, बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, C Ministry of Housing and Urban Affairs, D Ministry of Environment, Forest and Climate Change. क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गलाथिया नेशनल पार्क। गलाथिया नेशनल पार्क के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार एंड द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ग्रेट निकोबार में बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन आइकॉनिक नेस्टिंग साइट इन द इंडिया ऑफ एनिग्मेटिक जायंट लेदरबैक विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मरीन टर्टल। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द पार्क इज होम टू द इंडिजिनस शॉम्पेन कम्युनिटी। तो ये शॉम्पेन कम्युनिटी का होम है, ऐसा तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं इसमें, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ टू बी आंसर्ड बाय यू। ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स। Question number 3 is dietary approaches to stop hypertension. Dietary approaches to stop hypertension was first promoted by which of the following organizations? तो dietary approaches to stop hypertension जो है ये डैश प्रोग्राम है। आपको बताना है कि ये पहले सबसे पहले किसने इनिशिएट किया। So this is a question to you which you have to answer. Options are Ministry of Health and Family Welfare, World Health Organization, United Nations Development Program या United National Institute of हेल्थ यानी कि USNIH, ठीक है ना। तो मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अटेम्प्ट करिए, जैसा कि मैं रोज़ बोलता हूँ आपसे। पहला ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान जो है वो नीति आयोग ने भी प्रिस्क्राइब किया था। आप सबको पता होगा, मैंने ये न्यूज़ आपको बताई हुई थी कि नीति आयोग ने एक प्लान बताया है। ए विल बी द आंसर फॉर दैट। दूसरा सवाल था गलाथिया नेशनल पार्क। ये पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ था आपको। ग्रेट निकोबार रीजन में है, ये भी आपको बताया था। जाइंट लेदर बैक टर्टल बताया था। और शॉम्पेन कम्युनिटी जो है, शॉम्पेन कम्युनिटी तो है जो है वो यहीं की कम्युनिटी है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, शॉम्पेन कम्युनिटी बिल्कुल यहीं की कम्युनिटी है। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर। सो आंसर विल बी 1, 2 and 3 फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर 1, 2 and 3 हो जाएगा। एंड तीसरा सवाल है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि डैश किसने प्रमोट किया था पहली बार। तो इसका आंसर होगा USNIH यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि डैश प्रोग्राम का है, तो डी विल बी द आंसर फॉर दैट, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। नाउ लेट्स सी द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि इंडिया हैज़ एन ग्रेट एडवांटेज ऑफ लोअर एज ग्रुप। मतलब हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है दैट इज इन आवर फेवर, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू फुल्ली यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हाट हैज़ बीन द रीजन फॉर दैट? तो सवाल आप समझ गए ना। सवाल ये है कि एज बेनिफिट हमारी तरफ है, यंगर पॉपुलेशन हमारे पास है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू फुल्ली यूटिलाइज दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव टू राइट कि क्यों हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को भुना नहीं पाए, क्यों हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को पॉजिटिव्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको पता चल गया ना कि एज जो लोअर एज ग्रुप के लोग हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादा, यंगर मतलब वर्किंग पॉपुलेशन जो 15 से 49 के बीच की वर्किंग पॉपुलेशन है, 15 to 59 के बीच की, वो हमारे फेवर में है, बट वी स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू फुल्ली यूटिलाइज दैट। व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, ठीक है ना। Now let's start with the factual news items of the day. Factual news items हम स्टार्ट करते हैं।
पहली जो न्यूज़ है वो है परसीवरेंस रोवर के बारे में। तो बस यहाँ पे जस्ट रिवीजन ऑफ फैक्ट्स होगा। परसीवरेंस रोवर आप सबको पता है कि मार्स में क्या है, स्टडी करने, ठीक है ना। इट हैज़ वेंट टू स्टडी द फ्लोर ऑफ द एंशिएंट क्रेटर ऑफ द मार्स। तो मार्स में एक एंशिएंट क्रेटर है जिसको हम बोलते हैं जेज़ेरो क्रेटर, याद रखिएगा। विच क्रेटर इज दैट? तो क्रेटर का नाम है जेज़ेरो क्रेटर, दैट इज द नेम गिवन टू दैट क्रेटर ऑन द मार्स, ठीक है ना। नाउ दिस क्रेटर जो कि बेसिकली है, इसको स्टडी करने के लिए जो मिशन परसीवरेंस है उसमें जो कैमरा यूज हो रहा है उसका नाम है वाटसन। इट इज यूजिंग द कैमरा कॉल्ड वाटसन टू कैप्चर द डिटेल्ड शॉट्स ऑफ द रॉक। याद रखिएगा, जेज़ेरो क्रेटर को स्टडी करने के लिए परसीवरेंस रोवर ने जिस कैमरे का यूज किया है वो है वाटसन। इसके अलावा मैंने आपको इसमें बहुत सारी न्यूज आइटम्स बताए थे, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको फैक्ट। जैसे कि इसमें जो हेलीकॉप्टर गया है परसीवरेंस में उसका नाम है इंजेन्यूटी, जिसने कि पहला ऐसा है जो कि मार्स में इस तरह की फ्लाइट भरी है जिससे। तो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। एंड इसके अलावा एक और मॉक्सी जो मैंने आपको बताया था, मॉक्सी भी पूछा जा सकता है, MOXIE। मॉक्सी क्या है? जो कि कन्वर्ट करता है CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम मॉक्सी करता है। तो ये आपको याद रखना है, जेज़ेरो क्रेटर तो आपको याद रखना ही है। अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस नाम की कंपनी है जिसके साथ नासा ने रिसेंटली MOU साइन किया है। एक्सियम स्पेस, याद रखिएगा, एक्सियम स्पेस, इसका कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा, एक्सियम स्पेस। क्यों याद रखना है मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्सियम स्पेस जो है ये पहली ऐसे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन जो कि स्पेस स्टेशन पे भेजेगा, उसके लिए है, पहला प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है ये, ठीक है ना। एक्सियोम स्पेस का पहला, मतलब पूरे वर्ल्ड का ये पहला कहना चाहिए कि प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है एक तरीके से। एंड अंडर दिस एग्रीमेंट एक्सियोम इज टू सेंड इट्स एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक्सियोम जो है वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे, ठीक है ना। क्या भेजेंगे? एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे एक्सियोम वाले, एंड दे विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। इट विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द स्पेस। नासा प्लस एक्सियोम स्पेस, याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सियोम स्पेस वाले अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द स्पेस, फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द स्पेस, एंड दिस मिशन हैज बीन नेम्ड AX1 इसका नाम रखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, दीज आर द फैक्ट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। अगली जो न्यूज़ है यस्टरडे यानी कि 12 मई जो था, दैट वाज द इंटरनेशनल नर्सेज डे। याद रखिएगा, 12 मई वाज द इंटरनेशनल नर्सेज डे। सो इंटरनेशनल नर्सेस डे जो होता है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रखिएगा, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल नर्सेस डे। याद रखिएगा, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल नर्सेस डे। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द नर्सेस टू द सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है, एंड स्पेशली इन दीज टाइम्स, अगर आप देखें तो कोविड के टाइम में इट इज़ द डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्सेज, they are playing a very important role in the society, very important role. They have always been playing a very important role, but especially in these tough times when people are not able to step out of their houses, they are doing such brilliant job. So my heartily congratulations to each one of them, each one of you, for you also। अगर आप में से कोई इस तरह के प्रोफेशन में है, then that is मतलब that is not something you should think of as a menial job. That's amazing, that is amazing. No easy, no ordinary person can do that job. So that is hats off from my side. So next is the International Energy Agency recently released a report, ठीक है ना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है 2021 द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट? द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट, ठीक है ना। नाउ द एजेंसी हैज इंक्रीज्ड इट्स forecast for the global growth of solar energy and wind energy by 25%, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है जिसका नाम है क्या आपका 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट, नाउ द एजेंसी हैज इंक्रीज्ड इट्स फोरकास्ट फॉर द ग्लोबल ग्रोथ ऑफ सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी बाय 25%,
50%. Now the report reveals that 280 gigawatt of the renewable energy was installed in 2020 and this is 45% increase as compared to that of 2019. अगर 2019 के कंपैरिजन में देखें तो 45% इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी का हुआ है, ठीक है ना, इंक्रीज हुआ है. 45% इंक्रीज दैट अकर्ड इन 2020 इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 3 डिकेड्स. पिछले 30 सालों का सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि इंक्रीज जो है वो 2020 में हुआ है. द विंड पावर इंक्रीज बाय 90% एंड सोलर पावर यानी कि फोटोवोल्टेइक इंक्रीज बाय 50%. ठीक है ना. सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर. ठीक है ना. एंड द बायोफ्यूल डिमांड हैज़ डिक्रीज. तो बायोफ्यूल की डिमांड जरूर डिक्रीज हुई थी एंड ये आपको याद रखना है. नाउ ये IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि कब बनी थी कब नहीं बनी थी, थोड़ा सा मैं वो बता दूं. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो थी वो 1974 में बनी थी. 1974 में बनी थी एज पर द फ्रेमवर्क्स ऑफ द OECD. याद रखिएगा, एज पर द फ्रेमवर्क्स ऑफ OECD. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कैसे बनी थी? एज पर द फ्रेमवर्क्स ऑफ OECD इन 1974. IEA जो है वो ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है. पेरिस यानी कि फ्रांस. पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है. तो 1974 में एज पर द फ्रेमवर्क्स ऑफ OECD यानी कि ना OECD के फ्रेमवर्क से अकॉर्डिंग बना था. दूसरा इसका मैंने बताया आपको कि हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है एंड इसका जो मेन मिशन है टू इंश्योर रिलायबल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी टू इट्स मेंबर कंट्रीज एंड बियॉन्ड. मतलब कि टू इंश्योर द रिलायबल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. रिलायबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो और क्लीन एनर्जी भी हो. और इसके फोकस एरियाज जो हैं यानी कि जो इसके फोकस एरियाज हैं वो बेसिकली 4 फोकस एरिया हैं. प्राइमरी 4 फोकस एरियाज आर देयर. पहला है आपका एनर्जी सिक्योरिटी. फर्स्ट इज द एनर्जी सिक्योरिटी. सेकंड इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थर्ड इज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड फोर्थ इज इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड. तो अगर आप देखो तो सारे ई से स्टार्ट होते हैं. एनर्जी सिक्योरिटी होता है, ठीक है ना, फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होता है ये, और फिर आपका यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और लास्ट आपका इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड यानी कि सारे ई से ही शुरू हो रहे हैं. तो कितना ईजी हो जाएगा देखो ऐसे याद रखना. ठीक है ना. तो याद रखिएगा 1974 में बना था OECD को इसका. एंड एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 30 मेंबर्स आर देयर. ये आप एक बार चेक भी कर लेना, लगभग 30 मेंबर्स हैं. ठीक है ना, इसको याद रखिएगा. एंड एक जो कैंडिडेट होता है ही मस्ट ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ OECD ऑल्सो. ठीक है ना. तो ये याद रखना कि OECD के मेंबर होना ज़रूरी है. मतलब अगर आप OECD के मेंबर हैं तभी आप IEA के मेंबर हो सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि OECD के सारे मेंबर्स IEA के मेंबर हों. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट यू शुड रिमेंबर कि फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ IEA यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ OECD. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ यू आर द मेंबर ऑफ OECD देन यू विल बिकम द मेंबर ऑफ IEA. मतलब कि अगर आपको IEA का मेंबर बनना है तो आपको OECD का मेंबर होना ज़रूरी है. दिस इज अ कंडीशन. लेकिन अगर आप OECD के मेंबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि फिर आप IEA के मेंबर हो ही जाओगे. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर. नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज दैट अपोजिशन हैज अर्ज्ड द प्राइम मिनिस्टर टू स्टार्ट फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन. तो अपोजिशन जो है, गवर्नमेंट जो है, दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डिमांड कर रही हैं कि फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन स्टार्ट होना चाहिए. एंड एटलीस्ट आई थिंक ऑल्सो दिस शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन कि गवर्नमेंट को ही फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए. दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आर. ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट्स आर डिमांडिंग. इजराइल पैलेस्टीन का क्लैश जो है इट में ट्रिगर इनटू अ फुल स्केल वॉर. तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से मैं वही चीज रिपीट कर. अगर आपको इस पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज मैंने आपको अच्छे से बता दिया है. क्या बताया था कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जैसे मैंने बताया था कि इधर साइड जो आपका वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे आपका गाजा स्ट्रिप है, जिसको कि आपका गाजा स्ट्रिप में बेसिकली हमास आपके गाजा स्ट्रिप वाले रीजन में ही है. जो हमास जिनका अटैक हो रहा है ना वो आपके गाजा स्ट्रिप वाले रीजन में ही है. ठीक है ना. पैलेस्टीन डोमिनेटेड रीजन है. और आपका जो इजराइल का इधर ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पर आपका वेस्ट बैंक है. वेस्ट बैंक में इधर पहले जॉर्डन इसको कैप्चर करके रखा हुआ था, लेकिन 1967 में जॉर्डन से भी ये पूरा छीन लिया गया था वॉर के टाइम. 6 डे वॉर जो हुआ था 1967 में, उसमें फिर जॉर्डन से हट गया था ये. ठीक है ना. अभी जो आपका जेरूसलेम है दैट इज द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जेरूसलेम है क्योंकि पहले अल अक्सा मॉस्क थी. अल अक्सा मॉस्क में अटैक हुआ था
और अल अक्सा जो है वो आपका इस्लाम का थर्ड होलीस्ट साइट है, दैट इज द थर्ड होलीस्ट साइट ऑफ इस्लाम। तो ये आपको याद रखना है, जेरूसलेम में जो यहाँ पे हेलाई करता है, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट, जेरूसलेम इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ डिबेट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग these things. Now let's move to the map of the day part. Now we can move to the map of the day and मैप ऑफ द डे जो मैंने आज लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So as you can see in your screens, the map of the day which I have taken is the West Bengal map. तो वेस्ट बंगाल का मैप आज मैंने लिया है। अब क्यों लिया है इसका रीज़न सिंपल सी बात है, एक तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शंस थे और काफ़ी साल भर न्यूज़ में रहे। तो ये देखो यूपीएससी ऐसी चीज़ें भी टारगेट करता है। देखो दो तरीके के क्वेश्चन अब इस पर पूछे जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि वेस्ट बंगाल में क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, तो एक क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ क्या पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स have their border with West Bengal? Which of the following states have their border with West Bengal? दूसरे तरीके का क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इस तरह से क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर टच्ड बाय द वेस्ट बंगाल, इनमें से कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर को वेस्ट बंगाल टच करता है। दीज आर द थ्री प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन्स वेस्ट बंगाल का मैप आपको दिख रहा होगा। वेस्ट बंगाल सबसे पहले कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है, अगर सबसे पहले ऊपर आपको सिक्किम दिख रहा है, सबसे पहले दिस इज द सिक्किम वाला पोर्शन, ठीक है। सिक्किम वाले पोर्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जलपाईगुड़ी है, कलिम्पोंग है, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग वाला पोर्शन है, दिस इज द दार्जिलिंग पोर्शन जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, टच कर रहा है ऊपर सिक्किम वाले पार्ट को। तो दिस इज द सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट जो कि टच करता है आपके वेस्ट बंगाल को। तो सिक्किम आपने देख लिया। फिर सेकंड स्टेट जो यहाँ पे ये बिहार, दिस इज द बिहार वाला पोर्शन जिसको नॉर्थ दिनाजपुर वाला रीजन जो है वो टच करता है, दिनाजपुर वाला रीजन टच करता है। तो ये आपका सेकंड कौन सा हो गया, बिहार हो गया, सेकंड इज द बिहार। थर्ड जो आपका नीचे है देखो वहां पे उड़ीसा वाला स्टेट टच करता है, उड़ीसा स्टेट, झारखंड स्टेट टच करता है एंड उड़ीसा स्टेट टच करता है। तो ये आपको दिख रहा है झारखंड, दिस इज द झारखंड वाला पोर्शन, झारखंड देखो यहाँ पे पुरुलिया वाला पोर्शन हो गया, बीरभूम हो गया, बीरभूम, पुरुलिया और आपका ये वाला जो रीजन है ये बिहार टच, ये झारखंड टच करता है। देन उड़ीसा में आपका मिदनापुर वाला रीजन जो हो गया, मिदनापुर वाला रीजन हो गया वो उड़ीसा को टच करता है, ठीक है ना। तो उड़ीसा यहाँ पे टच करने वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। और यहाँ पे एक लास्ट स्टेट जो टच करता है वो है असम, ठीक है ना। असम ऊपर यहाँ पे देखो, ऊपर असम में है ना, तो यहाँ पे कूच बिहार वाला जो रीजन है इधर साइड असम को टच करता है। तो कौन कौन से स्टेट्स हो गए जो टच करते हैं वेस्ट बंगाल को, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम। विच आर द स्टेट्स, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, ठीक है ना। अब इसका आप कोड क्या बना सकते हैं, देखो मैंने अभी जस्ट आपके लिए ही कोड बनाया कि देखो इसका आप कोड बना सकते हो कि सासाराम बिहार जाओ, सासाराम बिहार जाओ। देखो कैसे याद रहेगा, स से आपको सिक्किम याद रहेगा, स से सिक्किम याद रहेगा, एस से सिक्किम याद रहेगा, और सासाराम असम जैसा नहीं सुनाई दे रहा, असम, सासाराम असम है ना। तो यहाँ पे दो आपको याद रखना है, असम एम से स्टार्ट और एम से एंड हो रहा है, असम भी एम से एंड होता है। तो सासाराम में आपको दो याद रखने हैं, सिक्किम और आपके सिक्किम और असम याद रखना है। और सासाराम अपने आप में बिहार याद रहेगा, बिहार जाओ तो जा से झारखंड, ओ से उड़ीसा, थोड़ा पटांग जरूर है लेकिन आप याद रख सकते हो, सासाराम बिहार जाओ। सिंपल सी बात है कि पहले अगर आपको वेस्ट बंगाल जाना है तो पहले आपको सासाराम बिहार जाना पड़ेगा, तो सासाराम बिहार जाओ। सासाराम बिहार में सिक्किम, असम, बिहार तो अपने आप आ गया, जाओ से झारखंड, ओ से उड़ीसा, ठीक है। इस तरीके से याद रखें। अब कंट्रीज देखो कौन कौन सी टच कर रहा है, तो अगर यहाँ पे हम देखें बांग्लादेश सबसे बड़ी कंट्री है जो यहाँ पे टच हो रही है, बांग्लादेश का सबसे इधर बॉर्डर यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर ऊपर भी आप देखो तो ये नेपाल भी टच करता है, दार्जिलिंग वाले पोर्शन से ये नेपाल टच करता है, दार्जिलिंग वाले पोर्शन से नेपाल टच करता है, एंड देन यहाँ पे आपका जलपाईगुड़ी वाले रीजन से भूटान टच करता है, ठीक है ना। तो तीन कंट्रीज हैं जो कि टच होती हैं, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, ठीक है ना, याद रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, दीज आर द थ्री कंट्रीज विच आर टच्ड बाय द वेस्ट बंगाल। सिंपल याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये इस तरीके से अपन ने वेस्ट बंगाल का मैप देख लिया। प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है यही प्रोबेबल है, इसके अलावा और कुछ भी प्रोबेबल नहीं है जो पूछा जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
एडिटोरियल सेगमेंट में आते हैं। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है, द साइंस टीचिंग एंड रेशनैलिटी इंडिया नीड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कृष्ण कुमार जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है ना। सो द ऑथर इन दिस आर्टिकल हैज बीन टेलिंग अबाउट द प्रैक्टिसेस दैट आर अंडरगॉन इन इंडिया। कई जगहों पे पहले ऑथर ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि कोई ऑटो रिक्शा वाला था जिसने बोला कि एक्सीडेंट तेज या धीमे चलाने से नहीं होता, एक्सीडेंट होता है क्योंकि वो लिखा है कि एक्सीडेंट होगा। सो दिस इज द मेंटालिटी। ये जो एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है कि जो अपन बोल देते ना कि अरे होना होगा तो हो ही जाएगा, लिखा हुआ है तो हो जाएगा, तो एक्चुअली ये फैटलिस्ट कहलाता है। दिस इज द फैटलिज्म वाली अप्रोच की ऐसा होना है हो जाएगा। बट एक्चुअली ऑथर का ये कहना है कि अगर कोई साइंस वाला बंदा होगा, यानी कोई पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल बंदा होगा, तो वो ऐसी बातें नहीं करेगा कि जो लिखा है वो होगा, है ना। व्हाट ही विल डू इज दैट ही विल ट्राई टू चेंज द रिजल्ट बाय द इनपुट ही कैन प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आपका यूपीएससी होना होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आप अपने इनपुट से, यानी कि आप अपनी पढ़ाई से, आप अपनी मेहनत से वो रिजल्ट चेंज कर सकते हो। सो द पर्सन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ही कैन चेंज द कंसिक्वेंसेज, ही कैन चेंज द रिजल्ट्स बाय चेंजिंग द इनपुट। बाय चेंजिंग द इनपुट ही कैन चेंज द कंसिक्वेंसेज और द रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑथर यही चीज बोल रहा है कि इंडिया में साइंस की टीचिंग एंड रेशनैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी, अगर आपने डीपीएसपी पढ़े हैं या सॉरी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में साफ साफ लिखा है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, दैट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है, रेशनैलिटी की जरूरत है। अदरवाइज जो अगर आप निग्लेक्ट करेंगे इन चीज़ों को तो बेसिकली वो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर दिस कंट्री। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने बोली है हाईलाइट किए वो है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। आई विल गिव यू 2-3 पॉइंटर्स, यू शुड जस्ट राइट इट डाउन। जैसे कि आप स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर बॉर्न ह्यूमन बींग्स, ओके, ऑब्वियसली बात है, वी आर बॉर्न ह्यूमंस, but we do not become human resources until and unless there are 3 basic things that we have, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, this is what you should write in the answers also। आप इसको आंसर्स में भी राइट डाउन कर सकते हो कि हम पैदा तो ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, बट वी आर नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज, until and unless we have 3 things। फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकेंड इज हेल्थ एंड थर्ड इज स्किल डेवलपमेंट। तो जब तक हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट नहीं आएगा तब तक हम खुद को ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोल सकते हैं। दिस इज what the author is saying in this article। हमें उन्हीं चीजों पे ध्यान भी देना चाहिए। अब जैसे ध्यान देना चाहिए तो क्या, तो जैसे ऑथर ने इस आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन जो है हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, हर जगह बहुत सारे लैकुनाज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर लेवल तक एजुकेशन के लैकुनाज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, चाहे वो लैब्स की कमी हो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की कमी हो, फिनेंसेस की कमी हो, ऑल द इंस्टीट्यूशन, चाहे वो टीचर्स की कमी हो, ट्रेंड टीचर्स की कमी हो, मतलब प्रॉपर रिक्रूटमेंट वैकेंसीज इतनी ज़्यादा हैं, प्रोफेसर्स नहीं हैं, एडहॉक फैकल्टीज से काम हो रहा है। तो बेसिकली दीज आर द लैकुनाज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और ये अगर चलता रहा तो हमारे यहाँ की जो जनरेशन आने वाली है वो भी इसी तरीके की बातें करेगी कि अरे कुछ नहीं होता, कोविड कुछ नहीं होता। जैसे मनोज तिवारी का एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड कुछ नहीं होता, कोविड को ठेंगा दिखा दो। तो इस तरीके की बातें किसी एक पढ़े लिखे, एक ऐसे समझदार व्यक्ति से शोभा नहीं देती है, किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकलना शोभा नहीं देती है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना। सो बेसिकली दैट इज द व्हाट द ऑथर इज सेइंग इन दिस आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, अ बुलेट ट्रेन टू हंगर। नाउ दिस article is regarding the pandemic and how it has created a great divide in India। तो ऑलरेडी इंडिया में रिच एंड पुअर का डिवाइड बहुत ज़्यादा था। अब रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021। क्या नाम था रिपोर्ट का? स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है जिसने कि ये रिपोर्ट निकाली थी। क्या रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने ये रिपोर्ट निकाली थी, ठीक है ना।
nearly half of the formal salaried workers moved into the informal work between late 2019 and late 2020, and the poorest 20% of the households lost their entire incomes in April and May 2020. तो ये जो डेटा निकला है कि मतलब लगभग हाफ जो फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स थे, दे मूव्ड इनटू द इनफॉर्मल वर्क बिटवीन 2019 टू 2020, एंड पुअरेस्ट 20% जो हाउस होल्ड्स थे, दे लॉस्ट देयर एंटायर इनकम इन मे एंड अप्रैल 2020. इसके अलावा देखो तो कंसीडरिंग द मॉडेस्ट नेशनल मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड ऑफ 375 पर डे, अगर आप देखें तो अनूप सतपथी कमेटी का यहाँ पे जिक्र किया गया है. अनूप सतपथी कमेटी ने क्या बताया था, मॉडेस्ट नेशनल मिनिमम वेज जो होनी चाहिए, मॉडेस्ट नेशनल मिनिमम वेज जो नहीं, वो 375 रुपीज पर डे होनी चाहिए, 375 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए. मॉडेस्ट मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड जो है अनूप सतपथी कमेटी के अकॉर्डिंग 23 करोड़ इंडिविजुअल्स हैव बीन पुश्ड बिलो दीज मिनिमल अर्निंग्स. मतलब कि अनूप सतपथी कमेटी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम होनी चाहिए इनकम, उससे 23 करोड़ इंडिविजुअल्स नीचे पुश हो चुके हैं. मतलब सिर्फ पैंडेमिक के टाइम पे 23 करोड़ लोग इस 375 रुपए मिनिमम को भी नहीं अर्न कर पा रहे हैं डेली. अब देखो यार, 375 रुपये अगर आप देखो तो कितना होता है मंथली, 3,300 का 30 कर दो तो इधर हो गया आपका 9,000 प्लस 75 का 30 कर दोगे तो 2,100 अप्रॉक्स आ जाएगा. तो कुल मिलाकर के 11,200 11,500 मैक्स मान लो अगर, तो 11,500 भी नहीं कमा पा रहे हैं 23 करोड़ लोग पूरे महीने में. सो दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, एंड ये दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, है ना. फिर एक दूसरी स्टडी की गई हंगर वॉच नाम से स्टडी की गई, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज और राइट टू फूड कैंपेन के अंतर्गत ये स्टडी हुई थी. राइट टू फूड कैंपेन एंड सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के अंतर्गत हंगर वॉच, जिसमें लगभग 4,000 हाउस होल्ड्स का 11 स्टेट्स में सर्वे किया गया. एंड यहाँ पे रूरल और अर्बन दोनों में सर्वे किया गया था. उसमें यह पता लगाया कि कितने ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड इनकम पे थे एंड दे वर पुश्ड टू हंगर, और डेली वेज वर्कर्स जो थे, सिंगल विमेन जो थी, पीपल विद डिसेबिलिटीज थे, ये कुछ वल्नरेबल सेक्शंस थे. यानी कि अगर आप देखो तो वल्नरेबल सेक्शंस में कौन आ गए, सिंगल विमेन आ गई, पीपल विद डिसेबिलिटीज आ गई, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आ गई. सो बेसिकली दे हैड टू स्लीप एम्प्टी स्टमक, एक टाइम का खाना खा के सोना पड़े या फिर एम्प्टी स्टमक सोना पड़े, ठीक है ना. सो दैट इज द थिंग. नियरली 2/3 ऑफ द अर्बन रिस्पॉन्डेंट्स, यहाँ पे देखो लिखा है अर्बन एरियाज में लगभग 2/3 66% के आसपास अगर देखो हैड टू स्किप अ मील, वाइल जो रूरल रिस्पॉन्डेंट्स थे वहां पे 41% ऐसे थे जिनको मील स्किप करना पड़ा. सो दैट इज, अगर आप देखें तो दिखाता है कि ग्रेविटी कितनी ज्यादा है, हंगर की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है, कि रूरल एक रिच पुअर डिवाइड की, और पैंडेमिक ने किस तरीके से कुछ सेक्शंस को बहुत ज्यादा परेशान किया है. अब यहाँ पे ऑथर ने दो इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में बताया. एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA 2013 का एक्ट है, जिसमें 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन एंटाइटल्ड है टू 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स ईच मंथ एट सब्सिडाइज्ड प्राइजेस. ठीक है ना. NFSA ये काम करता है कि 75% रूरल पॉपुलेशन को, 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है. 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स ईच मंथ एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, 1 और 2 रुपए में मिलता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे कुछ इश्यूज जरूर है NFSA में, जैसे कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स हैं. इंक्लूजन एरर का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे लोगों का नाम इंक्लूड हो जाता है जो लोग मतलब कि वो स्कीम डिजर्व नहीं करते, स्कीम का बेनिफिट. और एक्सक्लूजन एरर का मतलब है कुछ ऐसे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं जो लोग स्कीम का बेनिफिट डिजर्व करते हैं. तो ये जरूर है. इसके अलावा ऑथर ने बोला है दूसरी जो स्कीम है वो है आपकी मनरेगा स्कीम है. मनरेगा, इन दोनों में लैकुना है कहीं ना कहीं, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके कारण थोड़ा बहुत अभी भी कहना चाहिए कि जो मतलब कि पुअर एक टाइम भी खा पा रहा है अगर, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज स्कीम्स. इसके अलावा एक एडिशनल स्कीम आई थी अभी आपकी एडिशनल इंटाइटलमेंट 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स पर इंडिविजुअल एंड 1 kg ऑफ पल्सेस पर हाउस होल्ड वॉज गिवन अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. नवंबर से इस स्कीम को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स पर इंडिविजुअल एंड 1 kg ऑफ पल्सेस दिया जा रहा था, है ना. चना दाल दी जा रही थी.
अगर आपको याद हो तो दिस वाज द गरीब कल्याण योजना। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें लैकुना ज़रूर है लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स। एंड ऑथर ने यहाँ पे सजेशन भी दिया है कि एनएफएसए का कवरेज एक्सपैंड किया जाए फॉर 1 ईयर, मतलब जो 50% कवर कर रही है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, 75% जो कवर कर रही है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, प्लस आपका मनरेगा में कम से कम 200 दिनों का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ठीक है ना, 200 डेज दिया जाए रादर देन 100 डेज, 200 डेज दिया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा है कि जो वेज कंपनसेशन है 7,000 रुपए का पुअर हाउस होल्ड को वेज कंपनसेशन भी दिया जाए, 7,000 करोड़ का वेज कंपनसेशन दिया जाए टू द पुअर। तो दीज आर द सॉल्यूशंस गिवन बाय द ऑथर, सजेशंस गिवन बाय द ऑथर, आप इनको याद रखिएगा। एडटेक टेक नीड्स एंड एथिक्स पॉलिसी, तीसरा जो आर्टिकल है आज का वो है एडटेक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी नीड्स एंड एथिक्स पॉलिसी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, एडटेक का मतलब क्या होता है, जो एप्स और इन सब के थ्रू स्टडी होती है ना, ये एप्स बन गए, वेदांता ऐप, मेदांता ऐप, है ना, ये जो भी बना है अलग अलग, ये एडटेक कंपनीज कहलाती हैं। अब होता क्या है कि अब जैसे पैंडेमिक आया है तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल एजुकेशन जो है बंद है, अब वर्चुअल एजुकेशन एप्स इन सब के थ्रू होने लगा है। बट ये एप्स क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चे यूज कर रहे हैं तो उनसे इतने सारे उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चों को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए उनकी प्रेफरेंसेज, उनकी चॉइसेस, उनके प्राइवेसी का काफी उनका प्राइवेट डेटा को वो ले रहे हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि प्राइवेट डेटा लेकर के आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप रिसर्च कर रहे हो बच्चों पे, और बच्चों पे आप रिसर्च ही तो कर रहे हो एक तरीके से। तो ये जो रिसर्च कर रहे हो दिस इज एक्चुअली एक तरीके से ह्यूमन फार्मिंग हो गया। आपने बच्चों के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया, उनके चॉइसेस को जान करके, उनकी प्राइवेसी को जान करके। तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पर फिर आपको एक प्रॉपर एथिक्स पॉलिसी भी बनानी चाहिए, ना केवल एथिक्स पॉलिसी बनानी चाहिए बल्कि आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लेना चाहिए, आपको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लेना चाहिए। दीज आर द इशूज दैट हैव बीन हाईलाइटेड कि आप एक तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते नहीं हो, मतलब कि 10,000 पेज की प्राइवेसी पॉलिसी बता दोगे, बोलोगे उसको पढ़ के आप उसको साइन कर दो, तो कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता, नीचे जाकर के बिल्कुल एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ है। दूसरी चीज़, इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको लेना चाहिए, उनके पेरेंट्स से भी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उनके बच्चे हैं, अगर 18 साल की उम्र तक उनको नाबालिग माना जा रहा है तो उनके डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स ले रहे हैं। तो यू शुड आस्क देयर पेरेंट्स एज वेल। इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिसर्च करने से पहले आपको लेना चाहिए। प्लस आपको मतलब कि जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर एथिक्स पॉलिसी, कितना क्या चीज़ आपको ब्रीच नहीं करनी है, क्या चीज़ आपको ब्रीच करनी है, दीज आर द थिंग्स विच यू शुड थिंक बिफोर यू गेट द डेटा। आगे मूव करते, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट। डीआरडीओज ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट्स टू बी प्रोक्योर्ड फॉर 322.5 करोड़। तो यहाँ पर पीएम केयर्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड का यूज किया गया है। इट हैज सैंक्शनड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 1.5 लाख यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सी केयर सिस्टम डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। तो ऑक्सी केयर सिस्टम जो बनाया है डीआरडीओ ने, याद रखिएगा ऑक्सी केयर सिस्टम किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड इसका जो सैंक्शन है वो पीएम केयर्स से किया गया है। पीएम केयर्स के रिगार्डिंग आप सबको एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जरूर याद रखना है कि पीएम केयर्स के बारे में उन्होंने कहा था कि इसको एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेपरेट फंड है, सेपरेट नेचर का फंड है। एंड इसका ऑडिट भी मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका ऑडिट भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं करने की जरूरत है क्योंकि चूंकि ये वॉलंटरी है, इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। देयरफॉर दे हैव सेड दैट किसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मोस्ट एनजीओज डोंट हैव एसबीआई अकाउंट्स। अब जो मैंने कई दिनों से बता रहा हूँ मैं आपको, एफसीआरए का एक काफ़ी इशू चल रहा है। एफसीआरए का इशू ये चल रहा है कि एफसीआरए के अंतर्गत अभी रूल चेंज किए गए थे जिसमें उन्होंने ये कहा गया था कि आपको दिल्ली में एक अकाउंट, दिल्ली के एसबीआई का जो मेन ब्रांच है वहाँ पे अकाउंट खोलना ज़रूरी है अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशंस चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनका ये दिल्ली ब्रांच में अकाउंट नहीं खुला हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कोविड के टाइम पर नहीं खुला होगा, कई जगहों पर कई बार एसबीआई खुद पेपर वर्क डिले कर देता है। जैसे कुछ एनजीओज ने ये भी कहा है कि पेपर उन्होंने सबमिट कर दिए थे बट स्टिल दे हैव नॉट ओपनड देयर अकाउंट्स। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग कंटिन्यूअसली। एंड ऐसे टाइम में फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब ये एनजीओज नहीं ले पा रहे हैं, सो कोविड के टाइम में इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन, या फिर जो भी वो काम कर रहे थे वो भी सस्टेन करना काफी मुश्किल है, ठीक है ना।
सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स इन FCRA इन 2020 NGOs रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट वर आस्क्ड टू ओपन अ डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट एट द SBI दिल्ली एंड कंपल्सरीली रजिस्टर द आधार डिटेल्स। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई थी FCRA के अंतर्गत। एक तो आपको आधार की डिटेल्स देना जरूरी था, दूसरा SBI जो दिल्ली में ब्रांच है वहां पे आपको अकाउंट खोलना जरूरी था। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस दैट हैव टू बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पर इन दोनों के अगेंस्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट में वो अपील लगाई है कई एनजीओज ने, और ये कहा है कि भैया ये क्या है, कैसे हो रहा है, अब इसमें किया क्या जाए। तो लेट्स सी कि क्या डिसीजन आता है। लिटरेचर होमेन बोरगोहेन पासेस अवे। तो ये असम के मतलब इन्होंने ये राइटर थे, ऑथर थे फ्रॉम असम। इनका नाम है होमेन बोरगोहेन। मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट क्लियरली। तो आप में से कोई अगर असम इस वाले रीजन के हैं अगर, तो प्लीज़ डू टेल मी। असामीज ऑथर हैं ये, होमेन बोरगोहेन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड ही हैज़ वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर हिज नोवेल पिता पुत्र इनका नॉवेल था, जिनके लिए इनको साहित्य अकेडमी दिया गया था 1978 का। 2015 में इन्होंने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड रिटर्न कर दिया था इन मतलब कि अपोजिशन टू द इंटॉलरेंस इन द कंट्री। तो इन्होंने रिटर्न किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चाइल्ड मैरिजेस में गो अननोटिस्ड अमिड लॉकडाउन के बीच में काफ़ी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, ऐसी कई शिकायतें हैं। सो आप जब कोविड का इम्पैक्ट लिखे ना, तो उसमें ये भी डाल देना कि चाइल्ड मैरिज भी एक बड़ा इम्पैक्ट था जो कि हुआ था। एंड कई ऐसे लोग थे, बच्चे थे, कई ऐसे लोग हैं जो कि कम उम्र में ही शादी करने के लिए तैयार हैं। क्यों, मैं आपको रीज़न देता हूँ। क्योंकि उसमें क्या, तो लॉकडाउन में पैसा नहीं लग रहा है, मैरिजेस में पैसा नहीं लग रहा है। ऑब्वियस बात है, पहले अगर उनको करनी पड़ती तो 1000 लोग को बुलाना पड़ता, 10,000 लोगों को बुलाना पड़ता। लेकिन इन सारी चीज़ों से वो बच सकते हैं इन द कोविड टाइम्स, ठीक है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो कम उम्र में, अब क्या हो रहा है, कुछ लोगों की बेटियां बड़ी नहीं हुई हैं, 10-12 साल की ही हैं, 13 साल में ही, अब 13 साल में ही वो सोच रहे हैं कि यार किसी तरीके से कोविड का यूज़ करके 13 साल में ही शादी कर दी जाए। तो ये एक इशू ज़्यादा बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस, है ना। दैट इज द थिंग। आगे मूव कर रहे हैं यहाँ पे। कोविड-19 कैटास्ट्रॉफ कुड हैव बीन अवॉइडेड सेज रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इतना इसमें मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंटेंट नहीं मिलेगा इसमें, है ना। इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एग्जाम के लिए कंटेंट नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन ईजेस टू 4.29% एंड IIP बेस लिफ्ट्स IIP। तो IIP क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं इसको। IIP जो है वो कौन पब्लिश करता है, पहली चीज़ तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है जिसको कि CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। और IIP जो है वो हर मंथ निकाला जाता है, एवरी मंथ इट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड, हर महीने निकाला जाता है। और 3 सेक्टर्स में निकाला जाता है ब्रॉडली, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। 3 कौन कौन से सेक्टर्स है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स में। बेस ईयर IIP का 2011-12 है, याद रखिएगा। एंड इसमें बेसिकली 40% जो इसका वेटेज है वो कोर इंडस्ट्रीज का होता है, 40% वेटेज इसमें कोर इंडस्ट्रीज का होता है। तो हर महीने निकाला जाता है, CSO निकालता है, ये सारे फैक्ट्स याद रखना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।